नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मुझको लगता था कि चुनाव में कुछ ना कुछ धांधली हो रही है, क्योंकि मैंने हरियाणा में मेरी टीम ने देखा, महाराष्ट्र में खुद गया, तमाम मैंने जगह देखा, कोई सीन ही नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी इतने प्रचंड बहुमत से आ जाती। लेकिन आ गई भारतीय जनता पार्टी, तो लोगों ने कहा कि भाई लोगों ने सपोर्ट किया। और मेरे जैसा पत्रकार और मेरे जैसे तमाम पत्रकार हैरान थे कि फील्ड में तो दिख नहीं रहा था, पार्टी आ कैसे गई। लेकिन अब पता चला है कि किस तरह से चुनाव प्रक्रिया में धांधली करके सत्ता हासिल की जाती है। कांग्रेस पार्टी ने अब वो काम करके दिखा दिया जिससे देश के जनमानस को पता चल गया कि किस तरह संजय शर्मा हरियाणा में भी वोट डाल देते हैं, किस तरह संजय शर्मा दिल्ली में भी वोट डाल देते हैं, और किस तरह संजय शर्मा महाराष्ट्र में भी चुनाव में वोट डालते हैं। ऐसे हजारों लाखों लोगों के वोट, डुप्लीकेट वोट बनाए गए। अब मुझे समझ में आया कि राजीव कुमार जैसा नाकारा अफसर क्यों तैनात किया गया था मुख्य चुनाव आयुक्त बना के। और अब मुझे समझ में आया कि चुनाव आयोग के 3 बंदरों की तरह लोग, गांधी जी के 3 बंदर थे ना, किसी को दिखाई नहीं पड़ता, कोई बोलता नहीं है, कोई सुनाई नहीं पड़ता, उस तरह चुनाव आयुक्त की भूमिका ऐसी क्यों बची थी। क्या देश में अब ये होगा, चुनाव इतनी बेईमानी से कराए जाएंगे और फिर कहा जाएगा आएगा तो मोदी। कांग्रेस के बहुत फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं, गुरदीप सप्पल बहुत इंटेलेक्चुअल हैं। मैंने उनसे तमाम इन मुद्दों पर बात करी। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में जब बोलना शुरू किया तो अध्यक्ष बौखलाने लगे। लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका तो आपने सबने देख रखी होगी, उनको मोदी से ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। कहा जाता है ना कि तवे से ज्यादा गर्म चमचे हो जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष मेरे लिए इन शब्दों के लिए मुझे माफी कर देंगे, क्योंकि बुला के ये नहीं कह सकेंगे कि मेरे लिए ऐसा क्यों कहा, हालांकि पूरा देश यही कहता है। सप्पल साहब ने बताया कि अब कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने जा रही है। महाराष्ट्र में कुछ बूथों पर वो प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसके बाद साफ हो जाएगा कि कितने बड़े लेवल पे बेईमानी हुई, आपको पता चल जाएगा। और चुनाव आयोग को और सरकार को ये समझना चाहिए कि जब दमन ज्यादा हो जाता है तो जनता खुद खड़ी होती है। चलते हैं गुरदीप सिंह सप्पल के पास और पूरी बातचीत सुनिएगा। कांग्रेस की राहुल गांधी की रणनीति क्या है ये सुनिएगा, तब समझ में आ जाएगा कि चुनाव में खेल हुआ है तो कैसे हुआ है। पहले चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर सुनिए गुरदीप सिंह सप्पल की बातचीत। 4 PM न्यूज नेटवर्क में सप्पल साहब स्वागत है आपका। राहुल गांधी ने बड़े जोर शोर के साथ मुद्दा उठाया कि वोटर लिस्ट में धांधलियों की बात, और अच्छा है कि कांग्रेस भली देर से कर रही है ये बात, या कुछ बात आपकी चुनाव आयोग ने मानी भी है, कुछ पहली बार चुनाव आयोग की तरफ से गलतियां भी मानी गई हैं। ये कांग्रेस को ये काम क्या पहले नहीं करना चाहिए था, या केजरीवाल ने जब साबित कर दिया कि ऐसी धांधली होती है उसके बाद कांग्रेस जगी? इतनी देर से आप लोगों ने क्यों इतना महत्वपूर्ण फैसला कई राज्यों में चुनाव हारने के बाद किया आपने? देखिए, पहले तो देर या जल्दी की बात नहीं है। जब चोरी पकड़ी जाएगी तब चोरी के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। अब थोड़ी-सी नाइंसाफ़ी है कि केजरीवाल ने पहले किया और हमने बाद में किया, क्योंकि केजरीवाल साहब को खुद मैंने शरद पवार जी के घर पे ब्रीफ़ किया था, क्या हो रहा है, सबसे पहले हम ही ने उठाया था। और उन्होंने लोग संजय सिंह केजरीवाल जी, वो मुझसे भी बात करते रहे। और हम और पार्टीज़ को भी लगातार टच में हैं, एनसीपी के साथ टच में हैं, शिवसेना के साथ टच में हैं, डीएमके के साथ टच में हैं कि भई ये एक चीज़ जो बीजेपी ने शुरू कर दी है, इसको ठीक करना ज़रूरी है। तो ये कहना कि कांग्रेस ने नहीं किया और दूसरों ने किया, ये नहीं, हम सब मिलकर करना चाह रहे हैं। और सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने इसको आवाज़ को उठाया। राहुल गांधी जी ने इस आवाज़ को सबसे पहले वज़न दिया। उन्होंने संसद में बोला, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोला, पब्लिक मीटिंग के अंदर बोला, क्योंकि ये जो चीज़ हो रही है वो पहले नहीं होती थी संजय जी। अभी बीजेपी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के माध्यम से पूरे के पूरे जनमत को चोरी कर रही है, और इसलिए हम अब इस बात को उठा रहे हैं। लग रहा है सप्पल साहब आपकी कोई बात चुनाव आयोग क्यों मानेगा? ये सबको पता है कि चुनाव आयोग किसके इशारे पे काम कर रहा है, भले वो संवैधानिक संस्था है, लेकिन मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि देश में इतना खराब चुनाव आयोग मैंने नहीं देखा। राजीव कुमार के कार्यकाल में इतनी खराब अव्यवस्थाएं मैंने कभी नहीं देखी। चुनाव आयोग क्यों आपकी बात मानेगा जब वो सरकार के, मोदी जी के सीधे सीधे
हैं, क्या लगता है आपको कि इतनी आसानी से आपकी बात मान ली जाएगी कि वोटर लिस्ट ठीक हो जाए, ईमानदार हो जाए? देखिए, चुनाव आयोग से जो हमें उम्मीदें हैं संवैधानिक संस्था से, वो पूरी नहीं हो रही है। एक छोटी सी बात, हमने चुनाव आयोग से शिकायत शुरू में नहीं की थी। हमने चुनाव आयोग पे आरोप भी नहीं लगाए। हमने चुनाव आयोग से कहा कि हमने पकड़ा है कि वोटर लिस्ट में बड़े लेवल पे धांधली हो रही है और हम इसकी जांच करना चाहते हैं। और जांच करने के लिए आप हमको जो वोटर लिस्ट है वो एक जगह पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, किसी पेन ड्राइव में, किसी ईमेल पे दे दीजिए। ये छोटी सी डिमांड थी ना। इस डिमांड में सीधा सीधा ये कहना था कि भाई आप हमको वोटर लिस्ट दे दो, हम जांच करके आपके पास आएंगे, बताएंगे क्या गड़बड़ हो रही है। 3 महीने से ऊपर हो गया, 3 दिसंबर को ये बात की थी, 3 महीने से ऊपर हो गया, अभी तक वो नहीं दिया। उल्टा हाई कोर्ट में हमारी पिटीशन पे चुनाव आयोग ने कहा कि 3 महीने का वक्त और चाहिए ये तय करने के लिए कि वोटर लिस्ट दी जाए कि ना दी जाए। भाई अगर आपको छुपाना कुछ नहीं है तो वोटर लिस्ट देने में क्या जाता है? सब कंप्यूटर में पड़ी है, कॉपी पेस्ट करना है, 2 सेकेंड 3 सेकेंड लगते हैं कॉपी पेस्ट करने पे, 1 मिनट लग जाएगा, 2 मिनट लग जाएंगे, इतना ही तो है। उसको वो क्यों नहीं कर रहा है, यहां से संशय शुरू होता है। क्योंकि एक चीज, अब वो कहते हैं अलग अलग, राजीव कुमार जी ने लोगों प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला हम तो सारे कांग्रेस पार्टी नहीं, सारे पार्टीज के सारे कैंडिडेट्स को वोटर लिस्ट देते हैं तो वो वहां से ले लें। तो ये बात बड़ी नाइंसाफी वाली बात है, क्योंकि जो वोटर लिस्ट चुनाव के दौरान चुनाव आयोग देता है, हम भी जानते हैं देता है, हम तक भी पहुंचती है, वो वोटर लिस्ट हमारे कैंडिडेट अपने बूथ के लोगों को दे देते हैं और बूथ के लोगों पे 3-3 4-4 पन्ने पहुंचते हैं। और जब तक वोटिंग खत्म होती है वो वोटर लिस्ट वहीं पड़ी रहती है या फट जाती है, या कोई भी पार्टी पूरे प्रदेश पे सारे बूथ से वापस वोटर लिस्ट इकट्ठी नहीं करती है ना। तो हमने कहा भाई वो वोटर लिस्ट तो बट गई, आपके पास है, आप हमको दे दो। अब ये छोटी सी बात जब चुनाव आयोग ने नहीं मानी और अभी तक नहीं मानी, वहां से संशय शुरू होता है। इसलिए चुनाव आयोग से हम पिटिशनर बन के एक बात नहीं कर रहे हैं, हम डेमोक्रेसी में स्टेक होल्डर हैं। खास तौर पर कांग्रेस पार्टी, राहुल जी का भी यही कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र को पाला पोसा, उसका स्ट्रक्चर बनाया, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि कोई संस्था या कोई पार्टी लोकतंत्र को चुरा ना ले, इसको दबा ना ले। तो इसके लिए अब हम जनता के पास जा रहे हैं। जब चुनाव आयोग नहीं सुनेगा तो, क्योंकि जनता भी उतनी ही स्टेक होल्डर है लोकतंत्र के अंदर, हम जनता के पास महाराष्ट्र में भी जा रहे हैं और जनता के पास उत्तराखंड में भी जा रहे हैं। हम सबूत भी इकट्ठे कर रहे हैं और हम आगे मैं बताऊंगा कि पूरी प्रक्रिया अपना रहे हैं चुनाव आयोग को प्रेशर में लाने की। जो अभी हाल के दिनों में प्रेशर में आया भी, वो हमारी वजह से भी आया और बाकी विपक्षी दलों की वजह से भी आया, चाहे उसमें दिल्ली की बात हो चाहे वेस्ट बंगाल की बात हो। क्या लगता है सप्पल साहब कि अब तक तो आपको समझ में आया होगा कि हरियाणा में कैसे वोटर लिस्ट में धांधली हुई, महाराष्ट्र में कैसे धांधली हुई। ये बात आपके कार्यकर्ताओं ने बता दी होगी, खासतौर से महाराष्ट्र में तो एक ग्राम पंचायत ने ऐलान ही कर दिया था कि भाई हम अपना दोबारा करा के देख लेते हैं। तो वहां तो कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई क्योंकि पोल पट्टी खुल जाएगी अगर चुनाव हो जाएगा। क्या लगता है आपको ये खेल होता कैसे होगा? फर्जी वोटर लिस्ट में नाम कैसे जुड़ते होंगे, फिर वो वोट डालने कैसे आते होंगे, वो कौन लोग हैं तो बड़ी संख्या में आ जाते हैं लोग, जैसे लोग कहते हैं? खेल क्या है ये? संजय, कई डिफरेंट तरह की चीजें हो रही हैं। एक डुप्लीकेट वोट है, एक ही वोटर आईडी पे अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों के वोट हैं, और एक ही नाम के, जिसका नाम भी सेम, पिता का नाम भी सेम, पति का नाम भी सेम, उम्र भी सेम, और वो 8-8 जगह पे वोट है। 8-8 जगह तो हमने ढूंढ ली है। ये तो दो तरीके हैं, सेम वोटर आईडी पे अलग अलग वोट, सेम नाम उम्र वाले लोग अलग अलग जगह रजिस्टर्ड, ये एक है। दूसरा जो बीजेपी ने किया है कि बड़े पैमाने पर लोगों के जो सपोर्टर्स हैं विपक्षी दलों के, खासतौर पर कांग्रेस के और हमारे सहयोगियों के, उनके नाम हटवा दिए गए। और तीसरा, बड़े पैमाने पर नए वोटर रजिस्टर कराए, जिनमें कुछ जेन्युइन है और कुछ फर्जी वोटर हैं। और मैं धीरे धीरे इसका तीनों बातों को बताऊंगा। अच्छा, मुझे जैसे बताइए कि ये सप्पा साहब, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति 8 जगह रजिस्टर्ड है, तो वो क्या सेम व्यक्ति 8 जगह वोट डाल देता होगा? स्याही लगती है हाथ पे, कैसे कर लेता होगा? देखिए, अगर आप किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछें तो स्याही मिटाने का गुण बहुत आगे आम है, कोई ऐसी चीज नहीं है।
और जब आप एक वोटर को कई जगह रजिस्टर कर रहे हैं, उसमें दो तरह का हो रहा है। कम संख्या में लोग एक ही दिन अलग अलग बूथ पे वोट देते हैं, ऐसी संख्या कम है। ज्यादा संख्या है कि जब चुनाव 5 फेज में हो रहा है, जैसे महाराष्ट्र में आपने 5 फेज, 4 फेज, 3 फेज में कर दिया, तो वो तीनों फेज में रजिस्टर्ड है। अच्छा। एक दिन एक जगह दे रहा है, उसके 10 दिन बाद दूसरी जगह, उसके 10 दिन बाद तीसरी जगह वोट दे रहा है। अच्छा। आप महाराष्ट्र के अलावा अभी उत्तराखंड के मैं बात बताता हूँ, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वहां पे अभी हम काम कर रहे हैं। वहां पे 100 नगर निगम निकायों के चुनाव हुए जनवरी के अंदर। हमने जब देखना शुरू किया, अब इंटरेस्टिंग चीज पता लगी कि जो ग्रामीण इलाके में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनका रजिस्ट्रेशन उन्होंने अर्बन इलाके में कर दिया, और उनके कार्यकर्ताओं ने शहरों में आके वोट डाल दिया। अब एक जगह का हमने कल डेटा निकाला, 27 वोट से हमारा कैंडिडेट हारा, और हमने करीब 250 ऐसे लोग चिन्हित किए जो बीजेपी के सपोर्टर हैं और जो गांव से शहर में रजिस्टर हुए। तो वहां तो आपने हमसे चुरा लिया 250 वोट लाके। अब वहां पे रूरल बॉडी के चुनाव है, शायद एक आध महीने, 1.5 महीने में हो जाएंगे। तो अब बीजेपी वाले इन सारे कार्यकर्ताओं को वापस ग्रामीण इलाकों में रजिस्टर कराने में लग गए। तो एक व्यक्ति वो अलग अलग समय पे अलग अलग जगह वोट दे रहा है और बीजेपी को जिता रहा है, लोग वही, लेकिन कुल मतों की संख्या बढ़ गई। यही चीज महाराष्ट्र में भी हुई है, यही चीज हरियाणा में भी हुई है। महाराष्ट्र में हमारी जो अभी की रिसर्च है, उसमें ऐसा भी पाया गया कि नागपुर के अंदर सतना, रीवा से भी उनके कार्यकर्ता आके वोट दे गए। तो ये वोट लाना एक अलग चीज है, वोट डिलीट करना अलग चीज है। कुछ हमारे समर्थकों के बूथ शिफ्ट कर देना कि जब वो जाएं उनको बूथ ही ना मिले कौन सा बूथ है, वो अलग चीज है। और फर्जी वोटर बनाना अलग चीज है। ये मल्टीपल लेवल पे काम हो रहा है, और बीजेपी इस माध्यम से 10 से 15% का गड़बड़ करनी शुरू कर दी है। तो जब 10 से 15% की गड़बड़ शुरू होगी, तो चुनाव बराबर कहां रह जाएगा। हम इस बात को लगातार लगातार उठा रहे हैं। अब आप देखिए बीजेपी के अंदर क्या हुआ। हमने, बीजेपी चुनाव आयोग के अंदर हमने कहा कि डुप्लीकेट वोट होते हैं, चुनाव आयोग ने कहा नहीं होते हैं। चिट्ठी लिखी हमको कि देश भर में डुप्लीकेट वोट होते नहीं है। हमने कहा होते हैं, तृणमूल कांग्रेस ने कहा होते हैं, हमने उनको प्रूफ भेजे। तो उन्होंने अब चिट्ठी लिखी है कि ये तो दशकों से चली आ रही प्रॉब्लम थी डुप्लीकेट की, अब हम 3 महीने में सॉल्व करेंगे। भाई आज तक तो आप कहते थे होती नहीं है, पकड़े गए तो बोला नहीं पहले भी होती थी, अब ठीक करेंगे। पहले का किस्सा सुना देता हूं, फिर चिट्ठी पे दोबारा वापस आऊंगा। 2018 में मध्य प्रदेश के अंदर में डुप्लीकेट वोट पकड़े करीब 67 लाख। हमने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, तब चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं ये हो नहीं सकता, ये सब गलत है, खारिज कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खारिज किया था। उसके 1.5 महीने बाद चुनाव आयोग ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमने जांच की है अपनी इंटरनल, और शायद 24 लाख डुप्लीकेट वोट मिले उन्हें, 24 लाख। तो जब आपको 2018 में 24 लाख डुप्लीकेट वोट महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में मिले थे, तो 2025 तक आपने क्या काम किया उस पे। ये तो आप ही की जांच थी ना, आपने हमारे डेटा को अस्वीकार किया, फिर हमारे डेटा पे जांच की, और हमारे डेटा की जांच को अपनी जांच बना के पेश कर दिया। हमने कुछ नहीं बोला, चलो कटे तो सही, लेकिन 18 से 25 के बीच में आपने इस बीच में क्या काम किया था। आज आप ये कह रहे हैं कि हम 3 महीने में कर सकते हैं। अगर आप 3 महीने में करने की ताकत रखते हैं, तो आप 7 साल में उस काम को क्यों नहीं किए, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल जो हमारा चुनाव आयोग से था, चुनाव आयोग ने चिट्ठी लिखी, प्रेस रिलीज लिखी है, अभी कहा कि जी हमने पकड़ा है और इसको ठीक करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम बड़ा फूल प्रूफ है, स्पेशल समरी रिवीजन होता है, कैंप लगता है, और हम राजनीतिक दलों को बूथ लेवल एजेंट BLA अपॉइंट करने की अनुमति देते हैं। BLA जो है उनको अधिकार है वोटर लिस्ट जांचने का, वो एक वेबसाइट पे वोटर लिस्ट पब्लिश होती है, ये सब बात ठीक है, इससे हमको कोई मतभेद नहीं है। क्योंकि SSR होता है, उसकी लिस्ट लगती है, कैंप लगता है, लोग जाके अपनी अपील कर सकते हैं, अपील की सुनवाई होती है, ये होता है। हमारी शिकायत तो दूसरी है, उस पर चुनाव आयोग चुप है। हम समरी रिवीजन पे क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रहे थे। हमारा कहना है कि फॉर्म 7 भरकर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को वोट डिलीट करा देता है, उसका क्या है। फॉर्म 6 भरकर
कोई भी व्यक्ति नया वोटर बनवा देता है, उसका क्या? वो समरी रिवीजन के बाद होता है। जो चुनाव आयोग ने अपनी प्रक्रिया बताई है देश को, उस प्रक्रिया के बाद वाली प्रक्रिया पे चुनाव आयोग चुप है। और हम उस प्रक्रिया पे सवाल उठा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति फॉर्म भर के दूसरे व्यक्ति को वोट कटवा देता है, और अब हम जनता पे जाके उसी बात पे एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं और महाराष्ट्र में और उत्तराखंड में आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई आपने, लेकिन मैं सबसे उससे भी इंपॉर्टेंट बात ये पूछूंगा, बड़ी रोचक बात बताई कि वो स्याही गायब हो जाती है। तो कांग्रेस ने वो गायब करने वाली का जो रिन्यूअल होता है, रिमूव करने वाला, वो कितना इकट्ठा कर दिया मंगाना? आप लोगों ने इकट्ठा कैसे ढूंढा कि स्याही गायब हो जाती है? कांग्रेस के पास है स्टॉक गायब करने का? देखिए, कांग्रेस वो पार्टी है संजय जी, जिसने स्याही बनवाई है। शायद हमारे देश के लोगों को मालूम नहीं है, 1950 में चुनाव आयोग बना था और संविधान लागू हुआ। दुनिया में पहली बार कोई देश जिसकी इतनी बड़ी जनसंख्या थी, भारत जितनी, उसने तय किया कि हर एक एडल्ट को 21 साल के ऊपर वाले को चुनाव का वोटिंग का अधिकार होगा, चाहे आपके पास शिक्षा है या नहीं है, चाहे आप किसी भी जात धर्म के हैं, चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं, चाहे आपके पास जमीन है कि नहीं है। क्योंकि बाकी देशों में, जो 10-12 देशों में वोटिंग राइट जनरल मिला था, वहां पे शर्तें भी थी। हमारे यहाँ कोई शर्त नहीं थी। ये पहला मुल्क इतने बड़े लेवल पे जिसने चुनाव करनी ठानी। और जब चुनाव आयोग बनाया, सुकुमार सेन उसके पहले इलेक्शन कमिश्नर बने थे हमारे, तो सबसे बड़ी 2-3 समस्या आई थी, जिसमें स्याही की समस्या है। पहली समस्या आई कि 90% लोग निरक्षर हैं। जब वो वोटिंग देने जाएंगे, ना तो कैंडिडेट का नाम पढ़ सकते हैं, ना पॉलिटिकल पार्टी का नाम पढ़ सकते हैं, तो वोटिंग करेंगे कैसे? ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई और नया आइडिया दुनिया में पहली बार आया कि भारत के चुनाव में नाम और पार्टी के नाम के साथ साथ चुनाव चिन्ह लाया जाएगा। चुनाव चिन्ह इसके पहले दुनिया में नहीं था। चुनाव चिन्ह इसलिए लाए, हमारी सरकार, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, सुकुमार सेन इलेक्शन कमिश्नर थे, कि जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते नाम को, वो भी अपनी मर्जी की पार्टी को वोट दे सकें। दूसरी समस्या आई थी, इतना बड़ा मुल्क, कंट्रोल, अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं थी जो गांव-गांव में पूरा तंत्र बन गया हो। कोई प्रशासन ऐसा नहीं था जिसका पूरा तंत्र था। अंग्रेजों से प्रशासन मिला था। आधे प्रशासनिक अधिकारी तो पाकिस्तान भी चले गए थे। जनता भी पाकिस्तान चली गई थी। पाकिस्तान से भी जनता आ गई थी। पूरा देश एक अपहीवल के अंदर था। तो गांव-गांव तक डुप्लीकेट वोटिंग नहीं हो, इसको कैसे रोकें? तो ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई। सीएसआईआर को बोला गया कि यार, एक आइडिया है, एक इंक बनाई जाए, जो इंक एक बार लग जाए तो नाखून के अंदर घुस जाए और कई दिन तक उसको कोई हटा ना पाए। और ये इंक का इजाद हुआ, ये इंक इन्वेंट की गई और पहले चुनाव में इसका इस्तेमाल हुआ। तो ये हमारा चुनाव आयोग करता था। फिर समस्या आई, इतने बड़े मुल्क में जहां बारिश होती है, जहां धूप है, इतने सारी है, बाकी मुल्क में ये प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ तो हर तरह का वेदर है, कहीं समुद्र है, कहीं पहाड़ है, कहीं बर्फ है, कहीं बारिश है। तो वोट को सुरक्षित कैसे रखें? तो स्पेशल एल्यूमिनियम की टीन के डिब्बे डिजाइन किए गए पूरे देश के लिए, 2,22,000 डिब्बे, बूथ के लिए डिब्बे। तो ये इलेक्शन कमीशन ने काम किए थे भारत के अंदर। आज के इलेक्शन कमीशन की तरह नहीं है कि हमने तो पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार दे दिया बीएलए बनाने का, वो अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार आपने सहयोग करने का दिया है। चुनाव ठीक से हो, ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। मतलब चुनाव आयोग जब ये चिट्ठी लिख के कहता है, प्रेस रिलीज लिख के कहता है कि आपके बीएलए काम नहीं कर रहे हैं, जो हमने पॉलिटिकल पार्टी को दिए, तो इससे बड़ी गलत बयानी इस देश में नहीं हो सकती है। मतलब चुनाव आयोग ये कहना चाहता है कि जब तक सभी राजनीतिक पार्टियों के संगठन बीजेपी के जितने मजबूत नहीं हो जाएंगे, जब तक सभी कैंडिडेट के पास बीजेपी के जैसे बीएलएस नहीं हो जाएंगे, तब तक हम जो है फ्री फेयर इलेक्शन नहीं कर सकते। ये कहना चाह रहा है वो अपनी जिम्मेदारी पार्टी पे थोप रहा है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो कमजोर हो या सुदृढ़ हो या कोई निर्दलीय हो, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। और वो अपनी जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टीज पे शिफ्ट करना चाह रहा है कि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। हम कह रहे हैं नहीं, हम तो अपना जो काम करेंगे करेंगे, आपकी जिम्मेदारी है, आप लोग ध्यान दो कि किस तरह से जहां पे कोई पॉलिटिकल पार्टी मौजूद नहीं हो,
जहां पे कोई बिल्ले नहीं हो, वहां पे भी वोटर लिस्ट ठीक बने, क्योंकि वोटर लिस्ट ठीक बनने का जो जिम्मेदारी है वो पॉलिटिकल पार्टी से तो जुड़ी है। वो हर एक नागरिक को वोटिंग का जो मूल अधिकार मिला है उसकी रक्षा से भी जुड़ी है। और चुनाव आयोग भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए बना है, इसलिए उसको पावर्स मिली है। तो ये हमारा कहना है। हम इंक की बात और उसकी बात पे जा ही नहीं रहे हैं। हम इस पे जा रहे हैं कि जो चुनाव आयोग को काम करना है वो करे। जो चुनाव लड़ते हैं ना संजय जी, वो पहले भी ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ जहां कोशिश होती गड़बड़ नहीं करते थे, पर तब तंत्र उसको रोकने के लिए खड़ा होता था। प्रॉब्लम ये आ रही है कि तंत्र जो है वो अपना काम नहीं कर रहा है। अच्छा, क्यों डरते हैं? चुनाव आयुक्त तो बन गए, इतनी बड़ी पोस्ट हो गई, क्यों डरते हैं तब मोदी जी से, शाह से? क्या लगता होगा इनको? डर की वजह क्या है? वेल, मुझे लगता है डर की बात नहीं है। मोदी और शाह के जमाने में क्वालिफिकेशन ये बन गई है कि आप संघ की बात करो, आप संघ का हित सर्व करो, तो आपको बड़ी पोजीशन मिलेगी। तो डर से ज्यादा एक क्वालिफिकेशन का इशू हो गया है। और ये आप अपने आसपास सब जगह देखते हैं। क्या आज कोई बहुत अपराइट ऑफिसर, आप लखनऊ में रहते हैं, आप जिस इलाके में रहते हैं, कोई बहुत बेहतरीन ऑफिसर हो जिसका बेदाग एक रिकॉर्ड हो और टॉप की एसीआर हो, अगर वो बीजेपी की बात को नहीं मानता, क्या वहां का एसएचओ बन सकता है? क्या वहां का कलेक्टर बन सकता है? क्या वहां का वो लेखाधिकारी बन सकता है? इन्होंने सिस्टम ये कर दिया कि संविधान के प्रति जिम्मेदारी नहीं, अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदारी नहीं, बल्कि बीजेपी और संघ के प्रति वफादारी, वो क्राइटेरिया इन्होंने बना दिया है। और वो अब तो क्राइटेरिया धीरे धीरे सब जगह दिख रहा है। अब तो वो दिख रहा है ना कि संभल में एक अफसर, पुलिस अफसर वर्दी में जो जिस तरह के नफरती बयान दे रहा है, उसको महिमा मंडन कर रहा है। तो खैर, ये बात तो बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा विषय से अलग हटूंगा चुनाव आयोग के बाद में। मुझे लगता था कि कांग्रेस भी मोदी जी का साथ देगी कि किस तरह अमेरिका ने बेइज्जत करके हमारे भारतीयों को भेजा हथकड़ी और बेड़ी लगा के। मुझे लगा कि राहुल गांधी भी कहेंगे मोदी जी हम आपके साथ हैं, कस के आप अमेरिका को जवाब दीजिए, ट्रंप की इतनी हिम्मत कैसे पड़ी। इंदिरा गांधी ने तो कई बार अमेरिका को झुकाया था अपने सामने, मनमोहन सिंह ने भी ऐसा मौका आया था मना। क्या कारण है कि दुनिया में हमारी इतनी बेइज्जती क्यों की गई होगी आपके हिसाब से? वजह आज तक नहीं समझ पाया कि ट्रंप साहब तो बहुत अच्छे दोस्त थे मोदी जी के, वो नेपाल तक के लोगों को सम्मान पूर्वक भेजा गया। हमारे यहाँ के दर्द जो है मुझे बहुत बहुत खराब लगता है। इस मुद्दे में मैंने कई बार कहा, मुझे कहा कि सारे लोग तो हिंदू थे। मुझे लगा मोहन भागवत भी कहेंगे कि हिंदुओं का अपमान हुआ, लेकिन कोई बोल ही नहीं रहा। आपको क्या लगता है सप्पा साहब, आप तो बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, वजह क्या रही होगी ट्रंप के और मोदी के बीच में? ऐसा क्या होगा कि ट्रंप इतने चिड़े हुए हैं, वो रोज एक ना एक बार करके बैंड बजा रहे हैं भारत की, जबकि जो भक्त लोग हैं उन्होंने तो हवन किए थे। ट्रंप ने उधर शपथ ली थी तो ऐसा लग रहा था कि मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हो। तो अब वजह क्या होगी? ये प्यार में दरार की कारण क्या है? पहली बात जो आपने सवाल पूछा मुझसे कि क्या कांग्रेस ने सपोर्ट क्यों नहीं किया, हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेरा है, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी जी को, उनकी सरकार को बोला है कि आप स्टैंड लीजिए, कांग्रेस आपके साथ है। यही बात अगर मुद्दा जब आएगा तो यही बात आप तय मानिए संसद में भी की जाएगी हमारे नेताओं द्वारा कि इस भारत की सरकार वो भारत के लोगों का गौरव होती है, और वो विदेशी ताकतों के आगे अगर झुकती है तो पूरा भारत देश का सिर झुकता है। और ये हम झुकने नहीं देंगे, इसके लिए हम सरकार के साथ खड़े होंगे, बशर्ते सरकार उनके सामने सीना तानकर खड़ी हो। समस्या क्या हो रही है कि हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका में होते हैं, हमारे एम्बेसडर कहते हैं कि उनको अभी पूरी जानकारी नहीं मिल रही है, हमारे एमईए से कोई बयान नहीं आता है, और ट्रंप कहते हैं कि भारत ने सरेंडर कर दिया। ये ट्रंप ने कहा ना। ट्रंप खड़े होकर ये बोलते हैं कि भारत को जो है अब टैरिफ में छूट देनी होगी, और मोदी साथ में खड़े हुए चुप रहते हैं, इसका प्रतिकार नहीं करते हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है। भारत जो है अपनी ताकत रखता है, वो मोदी जी के आने से पहले से रखता था। वो नेहरू जी के जमाने में हो, चाहे इंदिरा जी के जमाने में हो, चाहे राजीव जी के जमाने में रहा हो, या मनमोहन सिंह जी के जमाने में रहा हो, हर बार जब भी कोई विदेशी चैलेंज आया तो भारत ने स्पष्ट स्टैंड लिया और दूसरों को झुकाया झुकाया। अब तो मोदी जी कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं।
लेकिन ना जाने क्यों उनके सामने हिम्मत नहीं होती है बोलने की। और सिर्फ उनके सामने ही नहीं, समस्या क्या हुई है संजय जी, कि मोदी सरकार में और खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश नीति को मान लिया अपने दोस्ती यारी करके इम्प्रेस करने का अड्डा। जैसे आप कहीं किसी पार्टी में जाते हैं ना, तो आप सबसे अच्छा सूट पहनते हैं, सबसे अच्छा बातचीत करते हैं कि दूसरे मेरे से इम्प्रेस हो जाएं। जबकि डिप्लोमेसी में इम्प्रेस करना इज नॉट द इशू। डिप्लोमेसी में आज की तारीख में डिप्लोमेसी की एक डेफिनेशन होती है, अपने देश के हित की रक्षा करना। कूटनीति का मतलब है कि आप अपने देश की नीति का क्या रक्षा कर रहे हैं, और वो रक्षा करने के लिए आपको दूसरे को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको अपनी बातें, अपनी शर्तों को टेबल पर रख के उस पर नेगोशिएशन करना पड़ता है। मोदी ना तो चीन के साथ नेगोशिएट कर पाए हैं, ना वो अमेरिका के साथ कर पाए हैं, ना वो यूरोप के साथ कर पाते हैं, ना वो अपने बाकी पड़ोसी मुल्कों के साथ कर पाते हैं। क्योंकि पूरा ध्यान गले में हाथ डाल के घूमना, गले लगाना, झूला झुलाना, इन चीजों पे रहा है उनका। डिलीवरी कब हुई है? और भारत के मीडिया ने पूछना बंद कर दिया कि आप विदेश में जाते हो तो विदेश में आपकी डिलीवरी क्या है। मनमोहन सिंह जी के वक्त तक, नेहरू जी से लेके डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त तक, जब भी प्रधानमंत्री विदेश जाते थे तो मीडिया साथ जाता था, और वापसी में हवाई जहाज के अंदर मीडिया की प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और वो बताते थे कि इस विजिट में हमारा क्या हासिल हुआ, क्या बातचीत हुई, भारत के लिए हमने क्या हासिल किया। लेकिन मोदी जी जब से बने, मीडिया ही नहीं जाता है, वो बात ही नहीं पूछता है, और सिर्फ वाहवाही कि कैसे गले लगाया, कैसे झूला झुलाया, इस पे बात होती है। अब ये कुछ साल चल गया, लेकिन अब उधर भी ऐसे ही लोग आ गए। अब उधर भी ऐसे ही लोग आ गए जो कूटनीति को परंपरागत रूप से नहीं कर रहे हैं, तो बंद कमरे की बात को बाहर कर रहे हैं। और भारत सरकार के अंदर आज ये हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा है। आज 3 दिन होने को हो गए, ट्रंप ने बोला कि भारत को हमने झुका दिया, टैरिफ विल गो वे डाउन, मतलब जितनी उम्मीद थी उससे भी कम टैरिफ होने जा रहा है। और भारत सरकार की तरफ से एक शब्द बयान नहीं आया कि ट्रंप सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। अरे ट्रंप को सही गलत ठहराना तो छोड़ो, आप ये तो बता सकते हो देश को कि टैरिफ पे हमारी सरकार क्या करने जा रही है, वो क्यों नहीं बता रहे हैं। हर चीज पर्दे के पीछे करना, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि मोदी सरकार का जो दूसरा उद्देश्य रहा विदेशी उसमें, वो अपने दोस्तों के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना रहा। अपने दोस्तों के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए विदेशी दौरों को इस्तेमाल करते हैं। ट्रंप भी ऐसे आगे, उनका भी एक दोस्त है एलन मस्क, वो इनसे भी ये 2 कदम आगे, वो अपने दोस्त के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर रहे हैं। आप देखिए स्टारलिंक आने वाला है, टेस्ला आने वाली है। जिस पूरी यूपीए सरकार को बदनाम किया था कि 2G के ऑक्शन को लेके, स्टारलिंक जो एलन मस्क की कंपनी है सैटेलाइट कम्युनिकेशन की, जो मोबाइल पे सैटेलाइट के थ्रू सिग्नल आएगा, उसके लिए बोल दिया है कि कोई ऑक्शन नहीं है, उसको हम यूं ही स्पेक्ट्रम दे देंगे। इतना डर गए जैसे। और आप इसलिए मान रहे हैं क्योंकि मोदी जी भी अपने मित्रों के लिए विदेशों में ऐसे ही कर रहे थे। कहीं ऑस्ट्रेलिया में जाके कॉन्ट्रैक्ट ले रहे थे, कहीं म्यांमार में ले रहे थे, कहीं लंका में ले रहे थे, तो वही काम जो है कर रहे हैं, और वो इनसे गुरु गुरु हो गया। दोनों दोनों एक जैसे आ गए। बिल्कुल ठीक बात है सतपाल साहब। अब निगाह कांग्रेस पे रहेगी कि वोटर लिस्ट ठीक ठाक बने, ईमानदारी से चुनाव हो, वोटर क्योंकि लिस्ट के चुनाव। ऊपर हम जी लोग हम लोग 2 चीजें कर रहे हैं। अभी देखिए, आपने सवाल पूछा था कि चुनाव आयोग को आप कैसे करेंगे, वो बात रह गई थी। जी जी। हमने 2 अभियान इस समय शुरू किए हैं। महाराष्ट्र के अंदर हमने 30 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ली हैं जहां हमारा डेटा हम्म, बिल्कुल स्पष्ट निकल के आया है। उन हम्म, 30 में से 15-15 बूथ हम लोग सिलेक्ट करने जा रहे हैं, और वहां पे हम हर उस वोटर के पास जाएंगे जिसका नाम नाजायज रूप से काट दिया गया, और हर उस घर में जाएंगे जहां पे नया वोटर बना है, और ये एविडेंस लेंगे कि एक्चुअल में वो क्या हो रहा है। इसी तरह से उत्तराखंड के अंदर हमने मेरा वोट मेरा अधिकार शुरू किया है। 100 नगर निकायों के चुनाव हुए, 100 के 100 में हम जा रहे हैं, और एक केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव हुआ, वहां जा रहे हैं। वहां पे हम लोगों से मिल रहे हैं जिनका वोट कटा है, और वोट कटने पे
जो वोट कटा है फॉर्म 7 भर के, वो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। हम्म, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति संजय शर्मा जी का वोट कटवा देता है फॉर्म 7 भर के, तो वो व्यक्ति को अपना नाम लिखना पड़ता है फॉर्म में। हम्म, तो चुनाव आयोग के पास, प्रशासन के पास वो फॉर्म उपलब्ध है जिसने संजय शर्मा जी का नाम काटने की अर्जी दी। ठीक बात है। हम उनसे ये मांगने जा रहे हैं कि ये नाम संजय शर्मा जी को तो पता होना चाहिए कि उसका अधिकार किसने छीन लिया, सही बात है। तो उसका नाम बताइए। दूसरी बात, जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, जब किसी का फॉर्म आता है कि इनका वोट काट दिया जाए, संजय शर्मा जी का वोट कट जाए, तो संजय शर्मा जी के पास एक लेटर एक आएगा। लेटर आएगा, रजिस्टर्ड पोस्ट। हम्म, वो आई कि नहीं आई, वो कब भेजा गया, कब मिला, आजकल तो ऑनलाइन ट्रैकिंग है हम्म, डाक विभाग की, हाँ बिल्कुल वो ठीक है। जानकारी संजय जी को मिलनी चाहिए ताकि हम पता करें कि वो लेटर कब चला था और कहाँ पहुंचा। और तीसरा, उस लेटर को अगर आपने जवाब नहीं दिया तो ब्लॉक लेवल ऑफिसर को आपके घर आना होता है, आपसे मुलाकात करनी होती है। हम्म, अगर आप वहां पे हैं तो उसको लिख के देना होता है कि भाई ये एप्लीकेशन गलत पाई गई, हम्म, इनका वोट रिटेन किया जाए। और अगर आप हम्म, नहीं हैं, फिर वहां पे वाकई में आपका वोट डिलीट होना है, तो आप जो है वो लिख के देगा भाई ये व्यक्ति यहाँ नहीं रहता, इसका वोट हट जाए। तो 3 तरह के कागज चुनाव आयोग के पास है संजय जी, एक जिसने फॉर्म भरा, एक जो चिट्ठी गई, और एक बीएलओ की रिपोर्ट। हम उत्तराखंड के अंदर आरटीआई के माध्यम से कई हजार लोगों की आरटीआई डालेंगे 22 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में, और हम ये जानकारी मांगेंगे क्योंकि ये जानकारी जरूरी है। और दूसरी तरफ हम एक आरटीआई और डाल रहे हैं जिसके अंदर हम बीजेपी के लोग, हमें मालूम है, जो वोट कटवा रहे थे लोकल लेवल पे, हमको मालूम पड़ा है। हम चुनाव आयोग से वो जानना चाहते हैं कि उन लोगों ने फर्जी वोट कटवाने की और फर्जी वोट बनवाने की कितनी एप्लीकेशन दी है, और उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। ये काम हम जनता के बीच में जाके प्रूफ इकट्ठा करके, वीडियो प्रूफ और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इकट्ठा करके आंदोलन कराने जा रहे हैं, ताकि देश की जनता को पता चल सके कि उनके साथ क्या नाइंसाफी हो रही है, उनके वोट के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। और चुनाव आयोग को मजबूर करेंगे, वो भले ही आंखों में पट्टी बांध के रहे, जो उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है उसको जनता के सहयोग से हम मजबूर करेंगे मानने के लिए, ताकि आने वाले चुनावों के अंदर ये सिस्टम ठीक हो सके। और इसी माध्यम से हमारे अपने लोगों में भी एक अवेयरनेस आ रही है कि इस चीज पे अगर चुनाव लड़ना है तो ध्यान देने की जरूरत है, ये भी उसका हिस्सा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं कि देश में एक ईमानदार चुनाव प्रक्रिया आप बना पाएं, शुरू कर पाएं, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे यकीन है कि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, आप आरटीआई कानून को बहुत जल्दी खत्म करा देंगे। आप इस तरह मानेंगे तो वो लोग आरटीआई देखिए, को खत्म कर हमको देंगे। संजय जी, हमको भी अगर मालूम है, अगर आरटीआई में आनाकानी की जाएगी तो जनता जो है वो सड़क पे भी आएगी और कांग्रेस पार्टी भी सड़क पर आएगी, ये आप यकीन मानिए। आरटीआई और नो आरटीआई, लेकिन चुनावों की चोरी को रोकना ये हमारा पहला काम है। यही बात राहुल जी बार बार कर रहे हैं, और इसलिए आज लोकसभा के अंदर उन्होंने इस बात को कहा कि कम से कम इस पे बहस तो कीजिए। अब तो हमारे पास बहुत प्रूफ आ गए, अब तो चुनाव आयोग ने भी मान लिया, एक लेवल पे माना है, अभी बाकी नहीं माना है, अभी एक मान लेवल लो। पे माना है। तो वो मानने के बाद चुनाव आयोग को भी अब हम लोग फोर्स कर रहे हैं कि भाई आप अपनी बात कीजिए, और संसद के अंदर भी हम चाहते हैं कि इस पे डिबेट हो। राहुल जी ने आज बात की है, और इस डिबेट को हम संसद में डिमांड कर रहे हैं ताकि देश की जनता तक वो बात पहुंचे जो बात आपके माध्यम से हम कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सप्पल साहब, आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। ये थे सप्पल साहब, और आपने सुना कि किस तरह से कांग्रेस प्लान कर रही है उत्तराखंड में आरटीआई के माध्यम से, महाराष्ट्र में पब्लिक के पास जाके। ये जरूरी भी है, ये देश के लिए भी जरूरी है, लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है। आप क्या सोचते हैं अपने कमेंट से बताइएगा। सहयोग करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए शुक्रिया।